नमस्कार स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइट, है ना बच्चों। इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस मॉडल इज लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ये कैसा है? लेटेस्ट एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया गया है कुछ इस तरह से। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है जो प्रीवियस मॉडल हमने यहाँ डिस्कस किया था, हमारा प्रीवियस मॉडल था सैंडविच मॉडल और ट्राइलैमेलर मॉडल, पढ़ा था ना। दूसरा हमारा जो मॉडल था वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। उन सब जगहों पे हमने डिस्कस किया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ओके, तो यहाँ जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसे प्रपोज किए थे सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगर एंड निकोलसन, इन दोनों ने भी यही बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। तो अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ देखोगे कि ये तो फिर डैली एंड डैप्सन की तरह ही हो गया। फिर डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस ये आएगा कि उन्होंने जो बताया ये जो प्रोटीन होता है, दिस प्रोटीन आर टू टाइप्स ऑफ, वन इज नोन एज इंटीग्रल प्रोटीन and another one is known as peripheral protein. Integral protein is also known as intrinsic protein. Integral protein is also known as intrinsic protein, and the peripheral protein is also known as extrinsic protein. तो यहाँ हमने क्या देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, बट here Singer and Nicolson categorize this protein into two classes. One is integral or intrinsic protein and another one is peripheral or extrinsic protein. Clear है? टर्म से ही क्लियर होता है बच्चों। इंटीग्रल मीन्स वैसा प्रोटीन जो कि इनसाइड द स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक, मीन्स ये जो प्रोटीन होगा वो स्ट्रक्चर में पेरीफेरी की ओर लोकेटेड होगा, मीन्स आउटसाइड की तरफ इसका प्रेजेंस होगा। दिस प्रोटीन इज नोन एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दूसरी बात, इंटीग्रल प्रोटीन के लिए बोला जाता है कि इंटीग्रल प्रोटीन इज टाइटली बॉन्डेड विथ फॉस्फोलिपिड लेयर। मीन्स ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये कैसा होता है? ये टाइटली बाउंडेड होता है। किसके साथ? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के साथ। एंड द पेरिफेरल प्रोटीन इज सुपरफिशियली, सुपरफिशियली कहने का मतलब है फॉल्सली और लूजली अटैच्ड एट द सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड। ओके, सो इंटीग्रल प्रोटीन इज टाइटली बाउंडेड विथ दिस स्ट्रक्चर, एंड या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि दिस प्रोटीन इज एम्बेडेड इनसाइड द bilayer of phospholipid, and another type of protein is known as peripheral or extrinsic protein, and this protein is loosely attached with the phospholipid layer at their surface. Clear है?
अब हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि अगर हम एज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, एज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे इसे क्लासिफाइड करते हैं, मीन्स इसे अगर हम सेल मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट करना हो तो दिस पेरिफेरल प्रोटीन इज इजिली एक्सट्रैक्टेड एज कंपेयर्ड टू इंटीग्रल प्रोटीन, बिकॉज इंटीग्रल प्रोटीन इज टाइटली बाउंडेड इनसाइड देयर स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम स्ट्रक्चर इसकी देख लें, firstly I draw a bilayered phospholipid. Okay, between this bilayered phospholipid, integral protein is embedded. Okay, and the extrinsic protein is present at the outer surface of प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ देख लेते हैं, पहले इसकी लेबलिंग कर ले तो ये हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर हम लेबलिंग कर ले तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? बाइलेयर्ड लिपिड, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, या इसे हम बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ओके, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज intrinsic protein. Okay, and these structures are known as extrinsic or peripheral protein. So for a cell membrane is composed of phospholipid and protein. So phospholipid is present in bilayered form and this protein are present in two form. One is extrinsic and another one is intrinsic. Clear है? अब हम यहाँ सीखेंगे कि this intrinsic protein is two types of. Intrinsic protein is two types of. Some intrinsic protein, ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन आपको टू टाइप्स के दिखेंगे। सम इंट्रिंसिक प्रोटीन आर पार्शियली ब्यूरेड एंड सम आर कंप्लीटली ब्यूरेड। ठीक है, जैसे ये वाला जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पार्शियली ब्यूरेड मीन्स यहाँ पे आप देखोगे कि हाफ पार्ट जो है इस बाइलेयर्ड लिपिड का इसमें ये एम्बेडेड है। बट ये वाला ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। विच टाइप ऑफ प्रोटीन? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ओके, एंड दिस टू इंट्रिंसिक प्रोटीन अरेंज्ड इस तरह से ये अरेंज्ड होता है, इस मैनर में अरेंज्ड होता है कि ये टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। And due to this reason, these proteins are called tunnel protein. इस प्रोटीन को हम यहाँ क्या बोलते हैं? Tunnel protein. तो intrinsic protein are two types of. Some are partially buried and some are totally buried inside the bilayer of phospholipid. So this is the structure of tunnel protein. Tunnel protein is also a type of integral protein. Tunnel protein किसका टाइप है? इंटीग्रल प्रोटीन का। क्लियर है? फिर से हमने यहाँ पढ़ा कि ये जो ये स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन टू टाइप्स के हैं।
कि वन इज इंट्रिंसिक एंड अनदर वन इज एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक की अगर बात करते हैं तो ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, हमने बताया कि ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो इस बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड के बीच में अंदर में इनसाइड दिस लेयर ये एम्बेडेड होता है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब फिर जब ये हमने सीख लिया, फिर हमें सीखना है कि ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये भी अब टू टाइप्स के होंगे। सम इंट्रिंसिक प्रोटीन आर पार्शियली ब्यूरिड एंड सम आर टोटली ब्यूरिड। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये दो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि एम्बेडेड हैं कहाँ, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के बीच में, उसने एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनाया। ड्यू टू दिस रीजन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टनल प्रोटीन। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सबसे पहले अगर इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इस अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन एंड अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये जो इनका कहना था सिंगर एंड निकोल्सन का कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेनली बना होता है फॉस्फोलिपिड से। ओके, एंड फॉस्फोलिपिड इज कंपोज्ड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। किससे बने हुए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ड्यू टू दिस रीजन ये जो फॉस्फोलिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी देता है। क्या देता है? फ्लूइडिटी देता है। क्लियर है? तो यहाँ हमने पढ़ा कि फॉस्फोलिपिड प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। फिर हमने पढ़ा कि दिस प्रोटीन्स आर फ्लोटेड इनसाइड द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। मीन्स ये जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड के सी में क्या होते रहते हैं? तैरते रहते हैं एज किसकी तरह? आइसबर्ग की तरह। इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि प्रोटीन आइसबर्ग प्रेजेंट इनसाइड द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्लियर है? तो यहाँ हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है जिसमें प्रोटीन जो है वो फ्लोट कर रहा है। सम प्रोटीन आर प्रेजेंट इनसाइड द फॉस्फोलिपिड एंड सम आर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ फॉस्फोलिपिड। अभी तक हमने यहाँ कंप्लीट किया। अब हमने देखा कि इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में एक स्पेशल स्ट्रक्चर आ गया और उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। तो इसका क्या फंक्शन है? ये जो कोलेस्ट्रॉल है, दिस कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल मेम्ब्रेन। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है। ओके, इसके अलावा इसमें आपको कुछ और खास स्ट्रक्चर दिखेंगे, जैसे ये जो लिपिड पार्ट है, मैं यहाँ इसे रिप्रेजेंट करती हूँ। ये जो लिपिड पार्ट है, इस लिपिड पार्ट से इस तरह से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, ओके, एंड दिस ग्लाइकोलिपिड इज एक्चुअली a type of oligosaccharides। मीन्स सिंपली आप समझो कि ओलिगोसैक्राइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये हमें बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। एंड दिस ग्लाइकोलिपिड इज अ टाइप ऑफ ओलिगोसैक्राइड। ओके, अनदर टाइप ऑफ carbohydrate is arises from the extrinsic protein and this one is known as glycoprotein. Glycoprotein, and this glycoprotein is also a oligosaccharide. Okay, हमने यहाँ पढ़ा according to fluid mosaic model plasma membrane is mainly composed of phospholipid and protein. Protein is present in two form, one is extrinsic, another one is intrinsic. Okay, इसके अलावा फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है बिटवीन द बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड इट प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल मेम्ब्रेन। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम कहाँ से? फॉस्फोलिपिड से, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट? ग्लाइकोलिपिड। Glycolipid is actually a type of oligosaccharide and oligosaccharide is a type of carbohydrate। हम थोड़ा सा यहाँ ब्रीफ कर लेते हैं। ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं।
Carbohydrate is a type of biomolecule, and this carbohydrate is classified into three classes. First one is known as monosaccharides. Second class is known as oligosaccharides, and the last one is known as polysaccharide. मोनो मीन्स होता है वन, मीन्स वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि, और सैकरन टर्म का मतलब होता है सुगर, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो 1 यूनिट ऑफ शुगर के बने हुए हैं वो मोनोसैकराइड कहलाएंगे. जिसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब जो एग्जांपल है ये मोनोसैकराइड्स के हैं. ओके. दूसरा है ओलिगो. ओलिगो कहने का मतलब है कि वैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे शुगर्स जो 2 to 10 यूनिट्स के बने होते हैं. मोनो इज कंपोज्ड ऑफ 1 यूनिट ऑफ शुगर, ओलिगो इज कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकराइड्स. जैसे सुक्रोज, सुक्रोज की बात करते हैं तो सुक्रोज इज एक्चुअली अ डाइसैकराइड. डाइसैकराइड कहने का मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर, one is glucose and another one is what? तो another one is fructose. इन दोनों से मिलके क्या बनता है? सुक्रोज. मतलब ये 2 शुगर से बने हुए हैं. वैसे ही वैसा शुगर जो 2 to 10 यूनिट्स के बने होते हैं ओलिगोसैकराइड्स कहलाते हैं. पॉलीसैकराइड मीन्स वैसे शुगर जो मोर देन 10 यूनिट्स के बने होते हैं वो क्या कहलाएंगे? पॉलीसैकराइड. जिसके एग्जांपल है सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, स्टार्च, ये सब के सब पॉलीसैकराइड. अगर मैं सेलुलोज की बात करती हूँ तो सेलुलोज इज कंपोज्ड ऑफ 100 ऑफ ग्लूकोज, 150 ऑफ ग्लूकोज. लाइक दैट स्टार्च इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ मैनी मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसैकराइड. तो कार्बोहाइड्रेट इज 3 टाइप ऑफ मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड. मोनोसैकराइड मीन्स क्या हम बोले तो मोनोसैकराइड यहाँ पे जो है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जिनको फर्दर शुगर में हम इसको यहाँ पे तोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है. और ये जो ओलिगोसैकराइड है यही मोनोसैकराइड अगर 2 to 10 यूनिट इसके मिलते हैं तो ये मिलके ओलिगोसैकराइड बनाते हैं. अगर 2 यूनिट मिलके, अगर 2 मोनोसैकराइड मिलके बना रहे हैं तो दिस टाइप ऑफ ओलिगोसैकराइड इज नोन एज व्हाट? तो डायासैकराइड. इफ ओलिगोसैकराइड इज कंपोज्ड ऑफ 3 मोनोसैकराइड्स तो क्या कहलाएगा? ट्राइसैकराइड. तो उस तरह से 10 यूनिट्स के बीच में अगर होते हैं तो ओलिगोसैकराइड, और अगर मोर देन 10 यूनिट्स से बने होते हैं, मोर देन 10 मोनोसैकराइड्स आपस में मिलके किसी शुगर का फॉर्मेशन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पॉलीसैकराइड. ये हम डिटेल में बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे. ये टर्म यहाँ ओलिगोसैकराइड आ गया तो हमने डिस्कस कर लिया. टर्म को क्लियर करना सीखो. मोनो का मतलब होता है 1, ओलिगो मीन्स फ्यू एंड पॉली मीन्स मैनी. मोनो मीन्स 1 यूनिट के बने हुए, ओलिगो फ्यू. फ्यू कितने? 2 to 10. ओलिगो टर्म का क्या मतलब है? फ्यू. एंड पॉली मीन्स मैनी. मीन्स हमें अपने ये सारे टर्म्स अच्छे करने हैं. क्लियर है. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये तो पहले से ही क्लियर था कि ये सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन. पर इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है किस फॉर्म में होगा? तो कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओलिगोसैकराइड. सम कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड विथ लिपिड एंड सम आर अटैच्ड विथ प्रोटीन. अगर ये लिपिड से अटैच्ड है तो इसे हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, और अगर ये प्रोटीन से अटैच्ड है तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे. ग्लाइकन टर्म ही जो है वो शुगर मतलब होता है, उसका शुगर से रिलेटेड है. क्लियर है. तो यहाँ हमने फाइनली क्या देखा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना हुआ है बाइलेयर्ड लिपिड, प्रोटीन, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल. क्लियर है. अब अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका? तो ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. अब अगर हम एक सेल देख लेते हैं तो इस सेल में आप देखोगे this is the structure of animal cell and the outer membrane of cell is known as what? Cell membrane. Just below it what is present? Cytoplasm and centrally located nucleus is present. Clear है.
अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि ये फर्स्ट सेल था, सेल ए, एंड this one is the another cell. This cell is known as what? Cell B. सेम डायग्राम हमने बनाया, ये भी किसका बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस का। अब देखोगे कि अगर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ मटेरियल हैं जिसे इस सेल से इस सेल में ट्रांसफर होने हैं, है ना? ओके, ये अभी कहाँ है? तो इनसाइड द सेल बी, और इसे आना कहाँ है? सेल ए में आना है। ये कैसे आएगा? तो अभी तो ये सेल बी के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इसे पहुंचना है कहाँ? सेल ए के साइटोप्लाज्म में। पर सेल ए के साइटोप्लाज्म में पहुंचने के लिए सबसे पहले उसे क्रॉस करना होगा। किसको क्रॉस करना होगा? सेल बी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ओके, तो हमने मान लिया किसने क्रॉस कर लिया? सेल बी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब फिर फर्दर इसको सेल ए में जाने के लिए, सेल ए के साइटोप्लाज्म में जाने के लिए किसको क्रॉस करना होगा? सेल ए के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो आप देख रहे हो, हमने पढ़ा है ना, सेल मेम्ब्रेन इज अ टाइप ऑफ सेल बाउंड्री। और बाउंड्री का क्या काम होता है? बाउंड्री का रोल आपको दिख रहा है ना, मीन्स किसी को भी अगर इस सेल के अंदर आना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा, और सेल से बाहर निकलना है तो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही निकलना होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अब डिपेंड करता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किस मटेरियल को, किस सब्सटेंस को परमिट करता है और किसको परमिट नहीं करता है। तो इस बेसिस पे हमने पढ़ा था कि अभी तक जो डैनली एंड डैवसन या फिर यूनिट मेम्ब्रेन के बारे में जो हमने डिस्कस किया, उन लोगों के मॉडल को रिजेक्ट इसलिए किया गया कि सबसे पहले तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर के बारे में नहीं बताया। कैसे नहीं बताया? तो उन्होंने सीधे बताया कि मॉलिक्यूल क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट अगर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है फॉस्फोलिपिड का, तो फॉस्फोलिपिड सो डुअल नेचर, the head part of phospholipid is polar in nature और hydrophilic in nature, and the tail part is hydrophobic in nature। तो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने पिछले मॉडल में डिस्कस किया कि अगर फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो डायरेक्टली क्रॉस कर जाएगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन अगर कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो फिर सेल को कैसे क्रॉस, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा? मेरी बात को समझ पा रहे हो? वो कहाँ आके अटक जाएगा? हमने क्या सीखा है? वो इस जगह पे मीन्स सेल के फॉस्फोलिपिड का जो टेल पार्ट है वहां आके वो अटक जाएगा, क्योंकि द टेल पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो फिर उसको ये क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है? वाटर सॉल्युबल मीन्स वाटर लविंग, और फिर ये कैसा है? वाटर हिटिंग। तो वाटर लविंग मॉलिक्यूल को तो ये परमिट करेगा ही नहीं। तो इन सब बातों को बताने में वो फेल हो गए, जिसकी वजह से वो मॉडल जो था वो रिजेक्टेड हो गया और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया। पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में इस बात को कैसे रिप्रेजेंट किया वो देखो। यहाँ पे जो वाटर सॉल्युबल जो फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल है वो तो डायरेक्ट क्रॉस हो जा रहा है, बात तो सही है, लेकिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैसे जाएंगे? तो इस वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे इस टनल प्रोटीन को दिखाया गया। मेरी बात को समझ पा रहे हो? टनल प्रोटीन मीन्स अगर कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो इस टनल प्रोटीन के थ्रू इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। मेरी बात को समझ पाए? हमने बोला कि अगर कोई वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो वो इस टनल प्रोटीन के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। कैसे? तो ये जो टनल प्रोटीन है इस मॉलिक्यूल को वेल प्रोटेक्टेड कर रहा है। किससे? तो ये जो लिपिड का हाइड्रोफोबिक पार्ट है उससे। हो गया? तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर के थ्रू सिंगर एंड निकोल्सन साहब ने रिप्रेजेंट किया क्या कि बोथ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, बोथ फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल डायरेक्टली क्रॉस करता है और ये जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो प्रोटीन के हेल्प से यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। और ये जो प्रोटीन है इसे हम टनल प्रोटीन बोलते हैं। और ये टनल प्रोटीन किसके बन रहा है? ये टनल प्रोटीन बन रहा है इंट्रिंसिक प्रोटीन से। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब हमें ये सीखना होगा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने स्ट्रक्चर देखा तो
which part of plasma membrane is towards the outside and which part is towards the inside? मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो इन दिस स्ट्रक्चर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका दो फेस दिख रहा है। एक फेस जो बाहर की तरफ, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, एक फेस इस सेल की तरफ दिख रहा है, मींस आउटसाइड द, मतलब अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, इससे इसके साइटोप्लाज्म से दूर, और दूसरा फेस जो कि टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म दिख रहा है ना। तो यहाँ पे कहीं कहीं इस बात को भी मेंशन किया जाता है कि साइटोप्लाज्म का, और ये जरूरी भी है जानना कि साइटोप्लाज्म के यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का यहाँ दो फेस देख रहे हो, वन फेस इज टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म एंड अनदर फेस इज अवे फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका ये वाला जो फेस है ये क्या कहलाएगा, ये अवे फ्रॉम द, मींस ये जो सरफेस है ये साइटोप्लाज्म से दूर जा रहा है। ये वाला जो सरफेस है साइटोप्लाज्म, ये वाला फेस साइटोप्लाज्म से दूर जा रहा है, और ये वाला जो फेस है ये वाला ये टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म है। तो दिस फेस इज नोन एज नन साइटोसोलिक फेस। साइटोसोल आप समझते हो, साइटोसोल इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना। हमने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया था, वन इज हाइलोप्लाज्म एंड अनदर इज ट्रोपोप्लाज्म। तो ट्रोपोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जहाँ सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं उसे हम ट्रोपोप्लाज्म बोलते हैं, एंड द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट कॉल्ड व्हाट, साइटोसोल। तो दिस फेस, दिस आउटर फेस इज कॉल्ड नॉन साइटोसोलिक फेस एंड दिस फेस इज नोन एज साइटोसोलिक फेस। साइटोसोलिक फेस। अब आप देखोगे कि इसको पढ़ने का क्या फायदा है। इसको पढ़ने का ये फायदा है कि अगर हम सीख लेते हैं कि विच फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज साइटोसोलिक, मींस अंदर की तरफ, और विच फेस इज नॉन साइटोसोलिक, तो उससे हम ये पता करेंगे कि आप देख रहे हो कि दिस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज ओनली फॉर्म at non-cytosolic phase, not form at the cytosolic phase। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे अंदर की तरफ जो है यहाँ ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ये कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है इसका, तो ये प्रेजेंट होते हैं नॉन साइटोसोलिक फेज पे। अब जब इन बात को समझ लिए तो यहीं से हमारा क्लियर होगा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज सेल रिकॉग्नाइजेशन। क्या फंक्शन है इसका, सेल रिकॉग्नाइजेशन। जैसे अगर किसी को पहचानना है तो, और वो हमारे घर के अंदर आने वाला है, तो घर के अंदर बैठने से होगा या फिर घर के गेट पे खड़े रहने से होगा, गेट पे रह के हम उसकी पहचान करेंगे ना। तो इसी वजह से ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके आउटर सरफेस पे। अब बात आती है कि आखिर ये क्या रिकॉग्नाइज करता है। तो अगर आप देखते हो बहुत जगहों पे, जैसे ब्लड ग्रुप, सिंपल सा एग्जांपल है, ब्लड ग्रुप में आप देखते हो कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसे अगर हम ब्लड ग्रुप बी दे देते हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है, ऐसा जो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आती है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ना। तो आखिर वो कैसे पहचान लेता है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये ए है और ये ब्लड ग्रुप बी है, तो उसका रीज़न यही है, दिस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन present at the surface of outer surface of cell membrane, and ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं जैसे कि हम ब्लड ग्रुप ए बी, इसके जो एंटीजेन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस पे। आरबीसी क्या है, तो आरबीसी जो है वो भी एक सेल है, रेड ब्लड सेल, एंड हमने पढ़ा है कि सेल जो भी होगा उसके पास क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। तो यहाँ पे आरबीसी का भी जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसके आउटर सरफेस पे ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ रिकॉग्नाइज करते हैं। आई बात समझ में। उसी तरह से अगर मान लो स्पर्म और ओवम की बात आती है तो वहाँ पे भी स्पर्म जो है वो मीन्स डिफरेंट स्पीसीज का स्पर्म डिफरेंट स्पीसीज के ओवम को फर्टिलाइज नहीं करता है, वो पहले रिकॉग्नाइज करता है।
कि वो उसके टाइप का ओवम है या फिर नहीं है। तो ये सब जो है सेल रिकॉग्नाइजेशन का केस, वो सेल मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट करेगा, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमेशा ये इस तरह से क्वेश्चंस भी आए हैं कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के किस फेज पे प्रेजेंट होगा, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नन साइटोसोलिक फेज पे। फिर क्वेश्चन क्या आया है सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो द फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज सेल रिकॉग्नाइजेशन, ये सेल को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। फिर और क्या क्वेश्चन आता है, दिस ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन इज अ टाइप ऑफ, अगर केमिकल नेचर देखते हैं तो ये कैसा होगा, ये ओलिगोसैकेराइड नेचर का होगा, मीन्स कार्बोहाइड्रेट होगा। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू सिंगर एंड निकोलसन साहब ने बताया। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, तो फिर हमें यहाँ सीखना होगा। सबसे पहले तो हमें अपना ये स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर करना होगा, और जब ये स्ट्रक्चर हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए तो हम सीखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कहाँ, आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, वो डिफरेंट मेथड से होते हैं। ओके, तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कैसे होता है। तो सिंपली ये पढ़ने से पहले हम सीख लेते हैं, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्ट जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, किसी भी सेल में, one is known as passive transport and another one is known as active transport। क्लियर है। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, तो मान लो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। ठीक है, अब जैसे कि ये समझ लो कि ये जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ से सर्कुलेट होता है, तो ब्लड सर्कुलेट करता है हार्ट, है ना, लेकिन ब्लड जो है वो पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ये एक हो गया। दूसरा ये बात समझ लो कि ये जो फूड का डाइजेशन होता है वो कंप्लीट डाइजेशन फूड का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ओके, और हमारे हर सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, फूड से। तो ऑल टाइप ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन ये मीन्स क्या बोले, डाइजेस्टिव पार्ट, वो चाहे ड्यूडेनम हो या ये स्टमक हो। क्लियर है, तो फूड तो डाइजेस्टेड हो रहा है ये इंटेस्टाइन में, और एनर्जी हमें चाहिए कहाँ, तो एनर्जी हमें चाहिए हमारे बॉडी के हर पार्ट्स को। तो ये फूड जो है वो कैसे पूरे बॉडी को मिल पाएगा, मेरी बात को समझ पा रहे, क्योंकि जब तक फूड नहीं मिलेगा हर सेल को, फिर वो एनर्जी कहाँ से एक्वायर करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा कि ये जो इंटेस्टाइन के सेल हैं उनसे फूड का ट्रांसपोर्ट जो है, फूड का जो ट्रांसफर है वो किस में होगा, ब्लड वेसल में है। मान लो ये हमारे इंटेस्टाइनल सेल्स हैं और ये है हमारा ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो फूड है वो फाइनली डाइजेस्ट करके कहाँ पहुंचा, इंटेस्टाइन में, और इस इंटेस्टाइन के सेल में इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इस ब्लड का जो सेल है उसके कंपैरिजन में। तो ये जो फूड है वो इंटेस्टाइन से कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में चला गया। बात समझ पा रहे हो, इंटेस्टाइन के सेल से, टिश्यूज से इसका ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, तो ब्लड वेसल में हो रहा है। क्लियर है, और अब ये जो ब्लड वेसल में जो ब्लड सेल्स हैं वो इसे पूरे के पूरे बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेड करेगा। ठीक है, अब मान लो ये जो ब्लड वेसल है, हम इसे थोड़ा और इलोंगेट करते हैं, ये ब्लड वेसल यहाँ से फूड को लोड किया, कहाँ से लोड किया, तो इंटेस्टाइन के सेल्स से, और जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ा तो अब ये देख क्या रहा है कि इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में ऐसा कुछ हुआ था। अब मान लो फूड की रिक्वायरमेंट है और आगे जा रहा है, तो फूड की रिक्वायरमेंट मान लो हमारे हैंड के सेल्स को है, आई के सेल्स को है, ईयर्स के सेल्स को है, हर जगह ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है ना।
तो मान लो ये हमारे ईयर सेल्स हैं और ये एक सेल है, इस सेल के पास से जब ये ब्लड वेसल्स जा रहा है और इस सेल को रिक्वायरमेंट है किसकी, फूड की, तो अब ये जो फूड है अभी जो इसका ट्रांसफर हुआ था इंटेस्टाइन के सेल से ब्लड वेसल में, वो अब कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू ईयर सेल्स। मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे तुम देख रहे हो मटेरियल जो है वन सेल्स टू अनदर सेल इसका ट्रांसफर हो रहा है अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन। मेरी बात को समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जब तक इसे प्रैक्टिकली नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, ये चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी। तो आप खुद सोच के देखो ना कि हम जो फूड लेते हैं, फूड लेने से क्या फ़ायदा है। फूड का तो डाइजेशन हो रहा है हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में, डाइजेस्टिव ऑर्गन में, और फूड का जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे हर बॉडी पार्ट में है। तो आखिर ये जो फूड है वो कैसे एसिमिलेशन, कैसे इसका ये एसिमिलेटेड होगा हर पार्ट में, तो ये यही मेथड है इसका। क्या मेथड है? ये डाइजेस्टिव पार्ट से मूव करके कहाँ पहुँचा, ब्लड वेसल में, फिर ब्लड वेसल से, ये ब्लड वेसल पूरे बॉडी में इसकी नेटवर्किंग है, वहाँ से ब्लड वेसल से जिस सेल को रिक्वायरमेंट होती है वो सेल इस फूड को ले लेता है। तो कैसे ले लेता है ना, इसके पास तो ये नहीं है कैसे उठाया और इसमें रख लिया। तो ये प्रोसेस क्या है, हम यहाँ यही सीखेंगे, ठीक है। तो ये सीखने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान में देखना होगा कि ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है ये 2 टाइप्स के हैं, वन इज पैसिव, अनदर वन इज एक्टिव। जनरली आप क्या देखते हो कि हम लेते किससे हैं, हम लेते उससे हैं जिसके पास हमसे ज़्यादा होता है। जैसे ये सेल ए है और ये सेल बी है ना। इस सेल के का जो इस सेल का मान लो इस सेल में ये जो सब्सटेंसेस हैं उनका अमाउंट इतना है और दूसरे सेल में इसका अमाउंट इतना है। मान लो इस सेल में किसी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 10 ग्राम है और दूसरे वाले सेल में 5 ग्राम है, तो किस में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, सेल ए में, है ना। तो हम किससे लेंगे, सेल बी से लेंगे। जनरली हम किससे लेते हैं, सेल ए से लेंगे। क्या बोलेंगे कि तुम्हारे पास ज़्यादा है तुम बी को दो, ये बोलेंगे ना कि तुम्हारे पास ज़्यादा है तुम बी को ट्रांसफर करो। ओके, तो यहाँ पे ए से बी में क्या हो रहा है, सॉल्यूट का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन and here the transportation is along the concentration gradient, along the concentration gradient means molecule move from their higher concentration to their lower concentration. This is called the concentration gradient. फिर से molecule move from, ये जो molecule है ये molecules move from their higher concentration to their lower concentration. मीन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल की मूवमेंट किससे किसकी तरफ हो रही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। लेकिन एक बात और, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी अगर इसके पास बी के पास कम है फिर भी अगर ए डोमिनेंट है तो जबरदस्ती इससे ले लेगा। घर में अगर 2-3 भाई बहन लोग हैं तो झगड़ा होता है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है ना। क्या देखोगे कि इसके पास, बड़े वाले के पास ज़्यादा है फिर वो डोमिनेंट है तो वो छोटे वाले से ले लेता है जबरदस्ती। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है। लेकिन मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा होना चाहिए, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या किसको हम बोलेंगे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, व्हेन मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर हायर टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ये हो गया अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा वर्ड है यहाँ पे, दूसरा हम टर्म सीखेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो सेकंड यहाँ पे हमने प्रोसेस देखा, यहाँ क्या देखा कि मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन। ये क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट वर्क हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पहले हम 2 टर्म सीख लें यहाँ पे, वन इज along the concentration gradient and another one is against the concentration gradient.
along the concentration gradient कहने का मतलब molecules move from their higher to their lower concentration, and against कहने का मतलब है molecules move from their lower concentration to higher concentration. ओके तो अब यहाँ जो हम सीखेंगे ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के मीन्स मॉलिक्यूल के मूवमेंट के बेसिस पे ही इसे हमने यहाँ पे क्लासिफाइड किया है. तो आप देख लो इसे. सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट. एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहला जो क्राइटेरिया होगा वो यही होगा. क्या? तो मॉलिक्यूल्स move from their higher concentration to their lower concentration. इसको हम सिंपली बोल सकते हैं along the concentration gradient. Molecules move from there along the concentration gradient. Molecules move from along the concentration gradient. Passive transport होने के लिए क्या होना चाहिए? Molecule जो है वो हमेशा concentration gradient के along move करेगा, मतलब हमेशा higher to lower की तरफ move करेगा. ओके. सेकेंड अगर हम देखते हैं पॉइंट पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो लीगल हो रहा है. लीगल कहने का मतलब कि सही काम हो रहा है. जिसके पास ज्यादा है उससे लेके हम कम वाले को दे रहे हैं. यहाँ कोई गलत काम नहीं हो रहा है. तो आप देखते हो कि हमें अगर हम घूस की बात करते हैं तो घूस किसको देना पड़ता है? घूस कब देना पड़ता है? जनरली जब हम कुछ गलत करना चाहते हैं तो इसके एवज में हम घूस देते हैं, है ना. तो यहाँ पे ये कुछ गलत कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ये एनर्जी क्यों खर्च करेगा, है ना. मीन्स यहाँ जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इस ट्रांसपोर्टेशन के होने के लिए किसी एटीपी की यूटिलाइजेशन नहीं होगी. एटीपी नॉट यूटिलाइज्ड मीन्स ये जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है मीन्स पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है. मॉलिक्यूल को उसके हायर से, मॉलिक्यूल जो है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव कर रहा है. तो इस प्रोसेस में एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा. हमें पता है कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है, जो करेंसी होती है, वो किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में. तो किसी एनर्जी का इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए. फर्स्ट टर्म हमें ये सीखना है कि इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. क्लियर है. सेकंड क्या इसमें हमें पॉइंट याद रखने हैं? तो सेकंड याद रखने हैं कि एटीपी नॉट यूटिलाइज. डायरेक्ट बाबू यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए ये सब बात एकदम ध्यान में रखना है. बेसिक बातें हैं और आगे तक आपका साथ देगा, है ना. ये सब बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसे आप ध्यान से देखो. हमने बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को सीखने के लिए हमें यहाँ 2 पॉइंट याद रखने होंगे. फर्स्ट, मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट and another is ATP not utilized. फिर अगर हम देखते हैं पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में ही, तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं. कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. हम इसे यहाँ देख लेंगे. फर्स्ट टाइप of passive transport is known as diffusion and another one is known as osmosis. One is diffusion, another is osmosis. Diffusion की अगर हम बात करते हैं तो diffusion is a type of passive transport. तो diffusion हमने जैसा पढ़ा है कि डिफ्यूजन लिक्विड, सॉलिड, गैस सबका होता है, पर सबसे ज्यादा किसका डिफ्यूजन होता है? गैसेस का डिफ्यूजन होता है ना. जैसे ही हम डिफ्यूजन टर्म की बात करेंगे, हमने बोला सबका होता है, सॉलिड का भी होता है, कम होता है लेकिन होता है. ठीक है. तो हम जैसे ही डिफ्यूजन की बात करेंगे तो यहाँ हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स मूव, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स में बी गैसियस, ये लिक्विड, या फिर क्या हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं.
but in case of osmosis, only liquid molecule, only solvent move from their higher concentration to their lower concentration. ये बहुत ही important point है. हमने बोला कि पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने यहाँ फर्दर आपको क्लासिफाइड करके दिखाया डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में. ठीक है, डिफ्यूजन के केस में क्या होता है, एक तो बात तय है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो मॉलिक्यूल जब भी मूव करेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा. अब ये जो डिफ्यूजन टर्म है, डिफ्यूजन टर्म का मतलब है कि गैसियस, सॉलिड या लिक्विड कोई भी मॉलिक्यूल मूव कर सकता है. बट ऑस्मोसिस हमें ध्यान में रखना है क्या, कि हमेशा ऑस्मोसिस के केस में ऑलवेज सॉल्वेंट मूव, क्या मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा. ठीक है, और इसके लिए एक और खास बात है कि ये जो ऑस्मोसिस होता है वो हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लॉन्ग ही होता है. मीन्स इसके लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है. क्लियर है. मीन्स मान लो ये दो सेल हैं, ये इसमें सॉल्यूशंस भरे हुए हैं. ठीक है, ये सॉल्यूशन किसका बना होता है हमें पता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का, है ना, होमोजीनस. यहाँ पे कंसंट्रेशन है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. तो ऑस्मोसिस के केस में क्या देखोगे कि ये जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा किधर से किधर, तो वीकर सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन. जिधर जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा उससे ये मूव करेगा किस में, तो मूव करेगा उस सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा. बट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. मीन्स कौन सॉल्यूशन वीकर है और कौन सा सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गर है, ये डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन देयर इन द सॉल्यूशन. मतलब जिस सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा होगा, जैसा कि आप देख रहे हो रेड डॉटेड जो पार्ट है इसे हमने सॉल्यूट बताया, तो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है. मीन्स ये सॉल्यूशन जो है ये मोर कंसनट्रेटेड है. मोर कंसंट्रेटेड है तो ये जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा किधर से किधर, मतलब इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट का अमाउंट कम, तो इसमें से सॉल्वेंट मूव करेगा किसकी तरफ, स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन की तरफ. और हमेशा जब भी इस सॉल्वेंट का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू हो रहा है तो रिक्वायर्ड व्हाट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्या रिक्वायर्ड होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड होगा. मीन्स अगर सॉल्वेंट का मूवमेंट किस में हो रहा है, सेल में हो रहा है, सेल में हो रहा है तो सेल पता है कि वो खुद ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखेगा. अगर कहीं पे आउटर साइड भी हो रहा है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तभी वो ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस कहलाएगा. क्लियर है. तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना, एकदम आराम से समझना है. हमने बोला पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टू टाइप ऑफ, वन इज डिफ्यूजन, अनदर इज ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन में हर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन ऑस्मोसिस में हमेशा सॉल्वेंट मूव करेगा और अलोंग द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करेगा. ठीक है, अब हम यहाँ पढ़ते हैं डिफ्यूजन. तो ये जो डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन यहाँ हमें पढ़ना है टू टाइप्स ऑफ. One is known as simple diffusion and another one is known as facilitated diffusion. One is known as simple and another one is known as facilitated diffusion. ठीक है, दोनों तो डिफ्यूजन है. मीन्स जब भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. फिर ये सिंपल क्यों, ये फैसिलिटेट क्यों. सिंपल कहने का मतलब है जैसे मान लो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये दो लेयर है, बाइलेयर्ड लिपिड है, या फिर स्ट्रक्चर मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है. तो अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, फैट सॉल्युबल मॉलिक्यूल की, तो वो डायरेक्टली क्रॉस कर जा रहा है. लेकिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल की जैसा कि हमने बात की, तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी कैरियर प्रोटीन की. किसकी रिक्वायरमेंट होगी, प्रोटीन की, जिसको हमने टनल प्रोटीन बोला ना. या फिर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं.
तो ये एक मॉलिक्यूल है जो डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, ठीक है, ये जनरली न्यूट्रल सॉल्यूट होते हैं, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया विदाउट एनी कैरियर, बिना किसी के मदद के, ठीक है। दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर रहा है लेकिन उसके लिए किसी कैरियर की मदद लेनी होती है, ठीक है। तो वो कैरियर कौन होगा यहाँ पे? प्रोटीन। जैसे अगर हम मानते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और हमारे सामने नदी है, एक है जो तैर के, बहुत बड़ा नहीं छोटा ही नदी है, एक जो है वो तैर के नदी के इस किनारे से उस किनारे चला गया, ठीक है। दूसरा वो नदी को क्रॉस तो करेगा लेकिन किसके थ्रू? तो किसी शिप या बोट जो भी बोल लो उसके थ्रू में से उसको कोई कैरियर चाहिए जो उसे नदी को क्रॉस करा सके। क्लियर है? एक हुआ जो खुद से स्विम करके इस पार से उस पार चला गया, दूसरा क्या है जो बोट से क्रॉस कर रहा है इस पार से उस पार। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो मॉलिक्यूल है, ये जो डिफ्यूजन है, ये क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल का मूवमेंट हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होगा, लेकिन एक मॉलिक्यूल जो डायरेक्टली बिना किसी की मदद का क्रॉस कर गया और दूसरा जो क्रॉस तो करेगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही क्रॉस करेगा लेकिन किसी की मदद लेगा, ठीक है। किसकी मदद लेगा? कौन मदद करेगा यहाँ पे? तो वो यहाँ पे इसकी मदद करेगा प्रोटीन। ओके, तो सिंपल डिफ्यूजन के लिए हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल डायरेक्टली क्रॉस विदाउट एनी कैरियर प्रोटीन। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या लिखेंगे? कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड। मीन्स कैरियर mediated diffusion is called facilitated diffusion। ये क्या हो गया? इसमें कैरियर प्रोटीन जो है वो रिक्वायर्ड है, वो कैरियर प्रोटीन या तो टनल के फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो। टनल के फॉर्म में हो तो इसे हम चैनल मेडिएटेड डिफ्यूजन कहेंगे, ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ही हुआ क्योंकि ये जो चैनल है वो कौन बना रहा है? प्रोटीन। और दूसरा जो डायरेक्ट प्रोटीन इसको इस पार से इस पार करा सके, कैसे? प्रोटीन ऐसा कैसे करेगा? प्रोटीन जो है हमें पता है फॉस्फोलिपिड के सी में फ्लॉट करता है, तो यहाँ पे ये कैरियर मेडिएटेड हो गया, दूसरा चैनल मेडिएटेड हो गया। बोथ आर द टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये सब जो बेसिक बातें हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसे बिल्कुल क्लियर करना होगा, तभी हम आगे इसे सीख पाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन इज टू टाइप ऑफ, वन इज पैसिव। अभी हम पैसिव पे ही बात कर रहे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन वो है जिसमें मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, मीन्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है। फिर हमने बताया ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये टू टाइप्स का है, वन इज डिफ्यूजन, अनदर वन इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन को हमने फर्दर क्लासिफाइड किया। हाँ, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा? तो ऑस्मोसिस के लिए हमने याद रखने के लिए बोला कि हमेशा ऑस्मोसिस जो है ये भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन इसमें हमेशा सॉल्वेंट मूव करेगा और किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर ऑलवेज रिक्वायर्ड। और डिफ्यूजन की बात करते हैं तो ये टू टाइप्स के हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। सिंपल डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन है जिसमें मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा, मीन्स अपने हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डायरेक्ट मूव कर जाए बिना किसी कैरियर के। और दूसरा क्या है? फैसिलिटेटेड, इसमें कैरियर प्रोटीन जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमने सीखा पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा कि मॉलिक्यूल मूव अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल का मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, अगेंस्ट द concentration gradient means molecule move from their lower to higher concentration। मॉलिक्यूल जो है अपने लोअर से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। उल्टा काम हो रहा है, गलत काम हो रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी रिक्वायर्ड है। उल्टा काम हो रहा है ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एटीपी यूटिलाइज्ड, एटीपी रिक्वायर्ड। क्लियर है? यहाँ हमने बोला in passive transport molecule move along the concentration gradient, active transport molecule move against the concentration gradient। second
In passive transport ATP not utilized, in active transport ATP utilized. मतलब जब कभी भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ATP की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा हमने बोला कि यहाँ पे ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कैरियर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी, लेकिन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और यहाँ भी प्रोटीन क्या हो सकता है, रिक्वायर्ड हो सकता है। मतलब प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है कैरियर के फॉर्म में वो पैसिव में भी होगा, एक्टिव में भी होगा। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है और ये हमेशा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड। तो इस तरह से हमने यहाँ सीखा क्या, डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या क्या सीखा हमने, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होगा उसमें एटीपी यूटिलाइज नहीं होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी यूटिलाइज होगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, तो एक्टिव में भी कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हमने ट्रांसपोर्टेशन को सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू इन सबको क्लियर करेंगे। ओके।